जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं पुष्प के बारे में। तो पुष्प की हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं प्यारे बच्चों। हालांकि इसको हम पढ़ा दिए हैं, जब हमने चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें इन चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से बताया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट किए व्हाट्सएप पे कि सर इसका एक अलग टॉपिक बना दीजिए। तो हमने सोचा कि चलो अलग टॉपिक बना देते हैं ताकि बच्चा लोग सर्च करके अपना देख सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। चश्मा हम लगा लेते हैं। वैसे चश्मा में तो हम बंदर दिखते हैं, लेकिन हम बंदर है नहीं, स्मार्टो थोड़ा बहुत दिखते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, संपूर्ण जानकारी लेते हैं पुष्प के बारे में। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि हम पुष्प लेते हैं, कोई भी पुष्प तोड़ देते हैं, है ना। भाई हम ये सब बताने वाले हैं कि भाई एक पुष्प से दूसरा पुष्प का निर्माण कैसे होता है, उसका निषेचन कैसे होता है ना। पुष्प के कौन कौन से भाग है, पुमंग क्या है, जांग क्या है, दल पुंज क्या है, पुमंग बाह्य दल पुंज क्या है, इस सब की जानकारी लेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज आपको समझ में आएगा। परागन क्या है, पर परागन क्या है, एकदम बढ़िया से रापची के स्टाइल में समझाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोग अगर फूल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी फूलों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी उसे हम क्या कहेंगे भाई, एंथोलॉजी कहेंगे। फूलों का जो अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने कि पौधे का जनन अंग जो होता है ना वो फूल होता है। कोई आपसे ये पूछे कि पौधे का जनन अंग कौन होता है, तो आप कहेंगे फूल होता है। क्या होता है, फूल। जनन का मतलब होता है पैदा करना, अपने जैसे नई संतति उत्पन्न करना, ये होता है। ठीक है, और फूल का मुख्य कार्य होता है, प्रजनन कह लो या जनन कह लो एक ही बात है। तो प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण करना, फूल का मुख्य कार्य क्या है, जनन की सहायता से फल का निर्माण करना। ये आप समझ गए। अब हम समझते हैं फूल के बारे में। तो भैया आप देख लीजिए, फूल यानी पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कोई कहेगा कि पुष्प के कितने भाग, तो आप कहेंगे 4 भाग। तो ये 4 भाग है, देख सकते हैं। पहला बाह्य दल पुंज, ये है दल पुंज, पुमंग और जाएंग। इन सभी को डिटेल से समझेंगे। लेकिन इन सभी को समझने से पहले आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको जो ये पुष्प जो दिया गया उसमें वृंत नहीं दर्शाया गया है और पुष्पासन नहीं दर्शाया गया। हालांकि हमने यहाँ पे दर्शा दिया है कि ये वृंत क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है। भाई देखो, सबसे पहले हम वृंत को समझ लेते हैं। जैसे ये डंडी निकला हुआ है ना, ये आप और भी बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डंडी है, इसी को हम वृंत कहते हैं। कहने का मतलब जब हम किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो इसी को पकड़ के प्रपोज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भाग निकला हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, वृंत बोलते हैं। वृंत, है ना। जब हमें किसी लड़की को प्रपोज करना होता है, किसी लड़की को, लड़कों को प्रपोज कर सकते, क्या दिक्कत है। तो प्रपोज करना होता है तो वृंत को पकड़ कर कहते हैं आई लव यू। जल्दी बोलो भी आई लव यू टू, ना तो मारेंगे, ठीक कर देंगे, है ना। दबंग, उसको दबंगगिरी वाला प्यार करते, ज्यादा दिन टिकता नहीं। प्यार से प्रपोज कर। कितना लड़का सब देखते हैं स्टाइल मार के प्रपोज करता है, के रू अंगड़िया मारेगा, स्टंट करेगा, बस तब कहेगा ला, लड़की फिदा हो जाती है, लाइए एक्सेप्ट कर लेती है। इसे में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आपने समझ लिया वृंत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई पुष्पासन किसे कहते हैं। देखिए, पुष्प का जितने भी भाग होते हैं जिसपे वो अड़ा होता है, बैठा होता है, उसी को हम पुष्पासन कहते हैं। बात समझ में आई, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, पुष्पासन कहते हैं। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, यही पुष्पासन, क्योंकि इस पर क्या है, फूल अड़ा हुआ है यानी बैठा हुआ है। जैसे कि आप यहां समझिए, यहां पे आप देख लीजिए कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यही पुष्पासन है क्या, और इसी पे फूल जो है ना बैठा हुआ है। क्लियर, आपने समझ लिया। यहां भी समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या, ये पुष्पासन है, ये सब क्या पुष्पासन है। तो आपने पुष्पासन को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो भाई ये सब पुष्प के जो है ना ये भाग नहीं है। ठीक है, पुष्प के अब भाग जो 4 है इसके बारे में जानेंगे। इसका नीचे वाला भाग था जो क्लास 10 के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया था, मैंने सोचा कि दिखा देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे पहला भाग क्या है, बाह्य दल पुंज। अब बाह्य दल पुंज के बारे में समझ ले। बाह्य दल पुंज क्या होता है भाई, ये जो देख रहे हैं हरा कलर का ये सब पार्ट, ये जो देख रहे हैं ना, यही बाह्य दल पुंज है। तो ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे समझ लीजिए पुष्प में कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। भाई यहां पे देखो, ये जो हरा कलर का ये जो दिया गया है यही बाह्य दलपुंज है। इसके अंदर जो है ना फूल सुरक्षित रहता है, जब अंकुरित अवस्था में रहता है ना तो इसको कवर करके रखता है बाह्य दलपुंज पुष्प को। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला ऊपरी भाग जो देख रहे हैं यही बाह्य दलपुंज है। और ये क्या होता है, हरा कलर के होता है। क्या होता है, हरा कलर के होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन प्राप्त करके पुष्प को यही देता रहता है। ठीक है, यही हरा कलर, समझ रहे हैं ना। तो ये आप समझ लिए बाह्य दल पुंज के बारे में। क्लियर,
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यही बाह्य दलपुंज जैसे कि पुष्प अगर खिल गया, ज्यादा खिल गया ना, बड़ा हो गया, तो यही बाह्य दलपुंज क्या होगा, कुछ इस तरीके से फट जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से बाह्य दलपुंज क्या है, अलग अलग भाग में बट गया। और भी पुष्प जो और ज्यादा खिल जाएगा तो क्या होगा भाई कि बाह्य दलपुंज जो है ना नीचे की ओर चला आएगा, नीचे की ओर चला जाएगा और पुष्पासन जो होता है, ये वाला पुष्पासन ये ढक जाएगा। जैसे ही अगर और ज्यादा खिलेगा तो ये जो आप देख रहे हैं बाह्य दलपुंज नीचे आ जाएगा और पुष्पासन ढक जाता है। तो ये भी आपने देख लिया। यहां पे कोई दिक्कत, अरे नहीं ना दिक्कत भाई। चलो तो आपने बाह्य दलपुंज को ये आपने समझ लिया, क्लियर। अब समझते हैं भाई किसके बारे में, तो यहां पे देख सकते हैं दलपुंज के बारे में। दूसरा नंबर तो दलपुंज के बारे में समझ लेते हैं भाई। यहां पे देखो दलपुंज ये है जिसे हम पंखुड़ी बोलते हैं। दलपुंज वास्तव में क्या होता है भाई, दलपुंज वास्तव में होता है फूल की पत्ती होती है। क्या होती है, फूल की पत्ती होती है दलपुंज। और ये अलग अलग कलर के होते हैं, कोई लाल होगा, कोई गुलाबी होगा, कोई क्या बोलते हैं उजला होगा, समझ रहे हैं ना। तो सब ये अलग अलग कलर के होते हैं, पीला भी होगा, है ना। तो अगर ये जो रंग बताता है वो कौन रहता है भाई, दलपुंज रहता है। क्या, दलपुंज। जैसे रंगों को देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे समझा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का है, ये पिंक कलर का है, ये रेड कलर का है। ये सब वास्तव में क्या है, दलपुंज है। दलपुंज ही कलर डिसाइड करता है, समझ गया ना। तो ये आपने समझ लिया, तो दलपुंज के बारे में समझ लिए। अब इसी दलपुंज में कुछ टॉपिक है, तो भाई दलपुंज इसमें आप कैसे समझे आप बता देते। दलपुंज ये देखिए यहां से ये सब जो देख रहे रे बोकादास, ये सब का है, ये दलपुंज है। ये वाला पुष्प की पत्ती जो देख रहे हैं यही दलपुंज है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, हमने इसमें भी समझा दिया कि ये सब दलपुंज है, ठीक है। वही चीज इस डायग्राम में दर्शाया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता रहता है कि कौन दलपुंज है। आप समझ गए, दलपुंज यानी फूल की पत्ती होती है। और ये क्या होता है, ये अलग अलग कलर के होते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि जो पुष्प दिन में खिलता है वो रंग बिरंग होते हैं। क्या होते हैं, रंग बिरंग होते हैं। और उसमें सुगंध क्या होता है, कम होता है। याद रखना, अगर कोई पूछे कि जो दिन में फूल यानी दिन में जो फूल खिलता है वो क्या होता है, तो रंग बिरंग होते हैं। और उसमें क्या होता है भाई, सुगंध जो होता है कम होता है। और रात में जो पुष्प खिलते हैं वो सिर्फ सफेद कलर के होते हैं और उसमें सुगंध ज्यादा होता है। अच्छा, अब आपके मन में डाउट होगा कि सर दिन में जो पुष्प खिलता है वो रंग बिरंग का होता है। तो भाई रंग बिरंग इसलिए होता है कि वो भौरों को, कीटों को, तितलियों को आकर्षित करता है कि तू आ हमर रस चूस, है ना, उसे परागन हो जाता है। आगे समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो रंग बिरंग होते हैं। जैसे कि लड़कियां दिन में चलती है तब भौरा सबको, जैसे लड़का सब हो गया भौरा, ओकरा आकर्षित करने के लिए कभी कान में झुमका लगा लेगी या एक के दिन में 3-4 गो ड्रेस बदल लेगी। कभी मिनी स्कर्ट, कभी उजर की फराक, तो कभी पियर की फराक, है ना। मतलब कुछ कुछ पहनती रहती, रंग बिरंगे पहन लेती है ताकि लड़का सबको आकर्षित कर सके। उसी तरीके से फूल जो होता है ना दिन में रंग बिरंग होते ताकि भंवरे सबको आकर्षित कर सके, समझ रहे हैं ना। इसलिए होता है। और इसमें सुगंध कम होते हैं। अब बात करते हैं रात में कि सर रात में जो पुष्प है वो एक वो कलर के यानी सफेद कलर के क्या होता है, वो रंग बिरंग क्यों नहीं होता है। वो रंग बिरंग इसलिए नहीं होता है कि अब मान लीजिए रात में रंग बिरंग रह करके ही क्या करेगा, वो थोड़ी ना भौरा को आकर्षित करेगा। नहीं, अब मान लेते हैं कि रतिया में कोनो लड़की को हम चश्मा यानी करिया चश्मा लगा करके हम मान ले कि कोनो लड़की को आंख मार दे, ले अभी हम आंख मार रहे हैं, पता चलेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से अगर रात में पुष्प रंग बिरंग हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पुष्प में ज्यादा सुगंध होता है रात में, ठीक है, ताकि वो सुगंध से भंवरों सबको आकर्षित करे। इसीलिए देखिएगा रतिया में लड़की सब जो बाराती उराती मतलब जो शादी विवाह में जाएगी तो खूब एकदम वैरायटी के सेंट मारेगी ताकि भंवरों सबको यानी लड़कों सबको आकर्षित कर सके। तो बाप रे बाप कैसन सुगंध रहे, बाजू से कोई परी गुजरी है ना। तो समझ गए ना, इसलिए तो आपने ये समझ लिए। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि भाई कलर जो होता है ना डिसाइड करता है वही दलपुंज। ये दिन में क्या होता है, रंग बिरंग होते हैं लेकिन सुगंध इसमें कम होते हैं दिन में। और जो रात में पौधे खिलते हैं, जैसे रात में खिलता है रात रानी, उसमें ज्यादा सुगंध होता है, ठीक है। तो रात में खिलने वाले पौधे में वो सिर्फ सफेद कलर के होते हैं लेकिन वो उसमें सुगंध दूर तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये क्लियर कर लिए दलपुंज के बारे में।
अब बात करते पुमंग के बारे में और जायंग के बारे में। देखिए भाई, पुमंग जो होता है ना, ये नर भाग होता है और जायंग क्या होता है, ये मादा भाग होता है। पुमंग नर भाग बोले तो यानी पुरुष वाला भाग, जायंग यानी मादा भाग बोले तो स्त्री वाला भाग। हालांकि हमने यहाँ पे दर्शा दिया है, आपके बुक में न दर्शाया था लेकिन मैंने सोचा कि दर्शा देते। जैसे देखिए, ये अलग से पार्ट हमने ऐड कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो आप कह सकते हैं क्या, पुमंग कह सकते हैं, पुमंग भी कह सकते हैं, पुंकेसर भी कह सकते हैं, तंतु भी कह सकते हैं और परागकोश भी कह सकते हैं। अगर डीप में चला गया था, पुष्प के नर भाग को ये सभी कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं, पुंकेसर, परागकोश, तंतु। आप कहेंगे क्यों भाई? इसलिए कि ये जो पुमंग जो देख रहे हैं ना, पुमंग के अंतर्गत ही आता है पुंकेसर और पुंकेसर के ही पार्ट है परागकोश तथा तंतु। इस बात को समझ गए? अब यहां समझिए तंतु कौन है रे भाई? ये जो हमारे पास देख रहे हैं, ये जो एना का लाइन जो जा रही है, यही तंतु है। यहां भी देख सकते हैं इस साइड, ये सब क्या है, ये तंतु है। देख लो ये वाला, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये तंतु है। तो आपने तंतु समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। तंतु। अब ये परागकोश क्या होता है भाई? तो देखो, तंतु के ऊपर से कुछ इस तरीके से डायग्राम है, यही परागकोश है। ये सब क्या है भाई? परागकोश है। समझ रहे हैं ना? तो परागकोश आपने समझ लिया। और इसमें याद रखना कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं भाई? तो परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या होता है? परागकण पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया, तो पुष्प के नर भाग को आपने यहाँ पे देख लिया, ये परागकोश, तंतु सब समझ लिया, पुंकेसर, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मादा भाग को, हम जायंग कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? जायंग कहते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने। और जायंग के अंतर्गत ही आते हैं स्त्री केसर। यानी कहने का मतलब, अगर कोई पूछे कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो आप जायंग भी कर सकते हैं, स्त्री केसर भी कहते हैं। और स्त्री केसर के अंतर वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है और अंडाशय आता है। ये सारे के सारे क्या है? मादा भाग है। तो देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बच्चा सब फंस जाता रहता है, समझ लिया, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। हमने ऑब्जेक्टिव दिया था तो बच्चा सब फंस गया था, लेकिन अब तुम लोग फंसना नहीं, पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब समझ गए भाई? हाँ भाई, आपने समझ गया। अब देखिए अंडाशय क्या कौन है? देखो वर्तिकाग्र कौन है भाई? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट, ये वाला वर्तिकाग्र है, ठीक है। और वर्तिका कौन है? तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वर्तिका है, तथा अंडाशय क्या ये वाला है। तो कहने का मतलब, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से मैं आपको दर्शाने का प्रयास करता हूँ। चलो ये कलर ले लेते या पीला ले लेते, चलो इसमें पीला नहीं, ये ले लेते हैं। देखो भाई, ये जो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे अंडा का ये गोल जो देख रहे हैं ना, यही हमारे पास क्या अंडाशय है। और यही थोड़ा सा लंबा के कुछ दूरी पर गया, यहां तक मान लेते हैं, यहां तक गया, तो यही क्या कहलाएगा? वर्तिका कहलाएगा। और यही आगे चल के कुछ इस तरीके का रूप ले लिया तो इसको कहेंगे वर्तिकाग्र कहेंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब यहां पे देखो, यही एक पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, यही हमारे पास क्या है भाई? मादा भाग है। तो कहने का यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि आप देखेंगे पुमंग, पुमंग बोले तो यानी नर भाग, नर भाग तनी ज्यादा होता है और मादा भाग एक एक होता है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो नर भाग की संख्या ज्यादा होती है और मादा भाग की संख्या कम होती है। क्लियर? आपने समझ लिया। अच्छा, ये क्लियर हो गया भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम और भी चीज जानेंगे। और जो चीज हमने बताया है वहां ये क्या किया, मैंने नीचे लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हो कि बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं। तब पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तब इसे बाहर से कवर करके रखता है। बाह्य दलपुंज को हमने समझाया था, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए बाह्य दलपुंज क्या, ये है, ये बाह्य दलपुंज है, कवर करके रखता है। आगे देखिए, यहाँ पे समझा देते हैं और चीज। दलपुंज क्या है? तो यह फूल की पत्तियां होती है एवं इसका रंग अलग अलग होता है। और यह जो है ना, भौरों को आकर्षित करता है, कीट सबको आकर्षित करता है। दिन में खिलने वाले फूल जो होते हैं रंग बिरंगा होते हैं और उसमें सुगंध कम होता है, तथा रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं और इसमें सुगंध जो होता है ना ज्यादा होता है। ये चीज हमने पीछे बताया है, हमने पीछे लिखा था, हालांकि मैंने वहीं पे समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए पुमंग क्या होता है? यह नर भाग होता है, पुंकेसर, और पुंकेसर के अंतर्गत ही आता है परागकोश, तंतु। तो ये सभी क्या है भाई? नर भाग है, इस बात को ध्यान रखना। तथा जायंग के बारे में समझ लेते हैं। ये जायंग, जायंग क्या है भाई? तो यह मादा भाग है। मादा भाग में स्त्री केसर आता है और स्त्री केसर के अंतर्गत ही आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये सब क्लियर हो गया? हाँ भाई क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे भाई? आगे वाला पार्ट लेंगे। चलो आगे वाला पार्ट हम लेते हैं भाई। अब यहां पे समझेंगे परागन किसे कहते हैं। परागन किसे कहते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है या सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भाई परागन हम कहते किसे हैं। तनी पानी पी लेते थे।
कण के बचा था। तब परागन को समझ ली। देखिए यहां पर देखिएगा हमारे पास ये क्या है, तो परागकोश है, ये सब गोल गोल परागकोश है। परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण। पूछेगा कोई कि परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। और यही परागकण निकल करके मादा भाग के किस में, वर्तिकाग्र में चला आता है। और वर्तिकाग्र में आने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। जैसे डिफिनेशन देख सकते हैं, परागकण परागकोश से निकलकर, देखिए हमने क्या बोला कि परागकण जो होता है परागकोश में होता है, तब परागकण इस परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। मतलब निकल करके यहां तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। अब आप कहोगे सर परागन ये कैसे निकल के आ जाता है, ऐसे ही तो ना आ जाएगा। देखिए भाई ये कैसे आता है, जैसे कि पुष्प, जैसे कीट पतंग जो भी होता है ना, भौरा हो गया, तितली आ गया, वो सब इस पर आके बैठ जाता है। अब मान लीजिए कि इस पर बैठ गया, तो इसमें इस पर अगर बैठ गया तो मान लेते हैं उसके पैर में, इसमें क्या हो गया, परागकोश से निकल के परागकण चिपक गया उसके पैर में। अब वही टहलते टहलते इस पर आ गया, किस पे, इस पर आ जाएगा, तो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हैं, उसके पैर के द्वारा। तो भाई परागन जो होता है ना, वो हवा के द्वारा भी हो जाता है ना, कीट पतंग के द्वारा भी हो जाता है। उसके बाद कौन लड़का सब गांव घर में बकलेलवा सबको देखिएगा, ऐसे फूल देख लेगा ना तो ऐसे करके दौड़ते चला जाएगा ऐसे करके, है ना। तो वो हाथों से हो जाता है परागन की क्रिया। समझ ना, पुष्प देखिएगा लड़का अगर मतलब लगा हुआ है बगान में पुष्प सब, तो देखिए हाथ से ना मारते ना भगते दौड़ते चल जाते हैं। बचपन में हम सब खेले हुए हैं, तो उससे भी परागन हो जाता है ना। परागन जब तक नहीं होगा तब तक नए पुष्प का निर्माण नहीं होगा, इसलिए परागन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे परागन होता है। तो यहां पे देख लीजिए भाई, मैंने लिखा कि सबसे अच्छा परागन कीटों द्वारा होता है। सबसे अच्छा परागन किसके द्वारा होता है भाई, तो आप कहेंगे कीटों द्वारा होता है। क्लियर, हाँ। अब यहां पे आगे देखिए, सबसे बड़े फूल कौन है भाई, हम तो फूल देखते हैं लाल गुलाब, है ना, सब देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फूल कौन है भाई, तो रेफ्लेसिया, यहां पे लिखे होंगे। सबसे बड़ा फूल कौन है भाई, रेफ्लेसिया है, जो इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। सबसे बड़ा फूल कौन है भाई, रेफ्लेसिया है, जो कहाँ पाया जाता है भाई, इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। और इसमें जो होता है ना परागन हाथी के द्वारा होता है, हाथी के द्वारा। जैसे कि ये पुष्प का वजन लगभग 40 किलो होता है, काफी ज्यादा वजनदार होता है, बड़ा साइज का होता है। रेफ्लेसिया को आप लोग देख लीजिए, देखिए ये हमारे पास रेफ्लेसिया का फूल है, ठीक है, लगभग 40 किलो का होता है। और इसका ये ऊपरी पार्ट है, इस बात को ध्यान रखना है ना, तो ये ऊपरी पार्ट है। अब रेफ्लेसिया के फूल में क्या होता है भाई, अब दूल्हा सब जैसे शादी होता है तो उसके ऊपर फूल बरसाया जाता है, तो रेफ्लेसिया के फूल को ही पूरा उठा करके थोड़ी ना पटक देगा, दूल्हा ना चपा जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, हाथी जो होता है ना, इसमें से फूल को चूसता है ना, चूसने के बाद दूल्हा पर फेंकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसा ही फूल किसी और फूल से चूसा हाथी, है ना, तो फिर उसमें थुतनु यानी परागन लग करके उसमें चला जाएगा, है ना। इसलिए तो वैसे भी हो जाता है परागन। क्लियर, परागकण निकल करके दूसरे पुष्प में चला जाएगा हाथी के द्वारा। क्लियर, ये आपने समझ लिया। और सबसे छोटा फूल जो है ना भाई, उल्फिया है। सबसे छोटा फूल क्या है भाई, उल्फिया है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्लियर, ये आपने समझ लिया। और इसमें जो होता है ना परागन, वो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। यहाँ पे हम लिखे होंगे कि विश्व का सबसे छोटा फूल कौन है, उल्फिया है। और इस पौधा क्या है, इसका पौधा जल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, जल में पाया जाता है। और यह जो है ना एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। ये पुष्प सबसे छोटा पुष्प कौन होता है भाई, तो आप कहेंगे उल्फिया होता है। ठीक है, इसमें जो होता है ना, इसमें परागन किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे कीटों के द्वारा होता है। क्लियर, तो ये आपने समझ लिया भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जैसे परागन आपने समझा कि कैसे होता है, हाथों के द्वारा हो जाता है, कीटों के द्वारा होता है, भौरों के द्वारा होता है ना, हवाओं के द्वारा होता है। जैसे गेहूं के खेत सब में जो होता है ना, उसमें हवाओं के द्वारा होता है परागन, है ना। कीटों के द्वारा होगा, चींटी के द्वारा होगा, तो फिर तो हो गया दिक्कत, है ना। पता चलेगा पूरा सीजन गायब हो गया लेकिन अभी तक फल नहीं बना। क्लियर, तो परागन यहाँ पे देखिए, परागन दो प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो परागन के, एक स्वपरागन एक पर परागन। क्या होता है, एक स्वपरागन एक पर परागन। स्वपरागन क्या होता है भाई, एक ही पौधे से पुष्प का निर्माण, नए पुष्प का निर्माण होता है। जैसे देखिए स्वपरागन में कि एक ही पेड़ से परागन की क्रिया होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक पेड़ है, क्या ये एक पेड़ है। अब इसमें से क्या होता है कि पराग कोश से निकल के परागकण मान लेते हैं दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चला गया। पराग कोश से निकल करके परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चला गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, परागन हो जाएगा।
है ना। और मान लेते हैं, और स्वपरागन किसे कहते हैं भाई, तो स्वपरागन समझ ले, पर परागन समझेंगे। स्वपरागन में क्या है, एक ही पेड़ से परागन की क्रिया होती है, एक ही पेड़ से क्या होती है, परागन की क्रिया। जैसे कि एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प में ट्रांसफर होना, मतलब एक पुष्प से जैसे है ना, परागकोश से परागकण निकल करके कहाँ पे, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चल गया, ठीक है। तब भाई एक ही पेड़ था, है ना, तो ये क्या होगा, स्वपरागन। पर परागन क्या होगा, जैसे कि ये पेड़ अलग है और ये पेड़ अलग है। अब मान लेते हैं इस पुष्प के, मान लेते हैं कि इस पुष्प के किसमें, परागकोश से निकल करके परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र में चला गया, किसमें, वर्तिकाग्र में चला गया। तो भाई ई पुष्प अलग था, ई पुष्प अलग था, है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे भाई, पर परागन। क्लियर। अच्छा, स्वपरागन वाला फूल जो होता है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन पर परागन वाला फूल काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये अलग नस्ल का होगा, ये अलग नस्ल का होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग गुण वाला होगा, थोड़ा बढ़िया वैरायटी का होगा। तो ये आपने समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भाई, हाँ भाई आपने ये समझ लिया। अच्छा 1 मिनट, हाँ ये क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं क्या भाई, स्वपरागन पर परागन समझ लिया, अब निषेचन को समझते हैं। निषेचन यहाँ पे देखिएगा भाई, ये आपके बुक में दिया गया, इसमें समझ लेते हैं। ये जो है ना हमारे पास, ये किसका भाग है, सिर्फ हमारे पास जो है ना वो मादा भाग है, और नर भाग कुछ इस तरीके का रहेगा जो इसमें दर्शाया नहीं गया है। नर भाग को भी हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मादा भाग है, ठीक है। और ये बीच में देख रहे हैं लोटा के समान जो भी डायग्राम गोलाकार, ये अंडाशय है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम समझ लेते हैं भाई, क्या समझेंगे कि निषेचन के बारे में, कि परागकण जो होता है, परागकण, परागकण कहाँ, परागकोश से, ये जो परागकोश होता है, इसमें परागकोश में ही क्या होता है, परागकण होता है, छोटे छोटे कण होता है। तो यहाँ पे लिखा कि परागकण जो होता है, परागकोश से वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये हमारे पास क्या होता है, परागकोश होता है, अब परागकोश में क्या होता है, परागकण, अब परागकण निकल करके कहाँ तक पहुंचना भाई, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, कहाँ, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ठीक है। और वर्तिकाग्र से इस पाइप के द्वारा धीरे धीरे कहाँ, अंडाशय में पहुंचना, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब परागकोश में परागकण होता है, परागकण निकल करके कहाँ आ गया, वर्तिकाग्र में आया, वर्तिकाग्र से क्या हुआ भाई, धीरे धीरे यहां तक चला, किस में, अंडाशय में आ गया, और यहीं तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई, निषेचन कहते हैं। जैसे कि पुष्प में हम यहाँ पे दर्शाए थे, हम आपको बता देते हैं, जैसे ये पुष्प है ना, तब परागकोश में क्या होता है भाई, परागकण पाया जाता है, और यही परागकण निकल करके कहाँ, वर्तिकाग्र में आना, और वर्तिकाग्र से वर्तिका, वर्तिका से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। बात समझ में आई, वही चीज हम वहां पे समझाने वाले हैं। तो निषेचन को आपने समझ लिया है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। अब यहां पे देखिए परागन किस में होता है, निषेचन तो यहां हुआ, ठीक है। परागन अगर कोई पूछे कि परागन किस में होता है, तो आप कहेंगे वर्तिकाग्र में होता है। जैसे कि परागकोश में परागकण होता है, परागकण निकल करके कहाँ तक, वर्तिकाग्र में होता है, और यही इसी क्रिया को तो हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, ठीक है। तो परागन किस में होता है भाई, ये परागन किस में होता है, तो परागकोश से परागकण निकल करके कहाँ, वर्तिकाग्र में आने की क्रिया को ही परागन कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि परागन किस में होता है, तो आप कहेंगे भाई वर्तिकाग्र में होता है। परागन किस में होता है भाई, तो वर्तिकाग्र में होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। चलिए आपने ये समझ लिया, अब निषेचन को समझेंगे। ये जो निषेचन का डिफिनेशन समझे हैं, निषेचन क्या होता है, अंडाशय में होता है। डिफिनेशन में भी बताया था कि वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन अंडाशय में होता है, ठीक है। अच्छा, आप यहां ये समझिए भाई कि जैसे कि परागकोश से परागकण निकलते हैं, परागकोश से क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं। आप परागकण निकल करके क्या होता है भाई, अंडाशय में पहुंचता है। तो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो परागकण तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि परागकोश से परागकण निकलते हैं, तो परागकण निकल करके होकर के तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन अंडाशय तक कै गो पहुंचता है, दुइये गो पहुंचता है। देखिए यहाँ पे दर्शाया, एगो ये है, एगो ये है, दुइये गो पहुंचता है, ठीक है। अब याद रखना कि इसके अंडाशय में कै गो अंडा होता है, 3 गो अंडा होता है। देखिए यहाँ पे कै गो अंडा नजर आ रहा है, 3 गो अंडा होता है, पहले से मौजूद होता है। तो याद रखना कि पुष्प के अंडाशय में कै गो अंडा होता है, तो 3 गो अंडा होता है, पहले से देखिए 3 गो मौजूद है, ठीक है। अब
जब वहां से पराग से परागकण कितने आते हैं, तो केवल याद रखिएगा 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2 होते हैं, बहुत सारे, लेकिन 2 ही आते हैं, कि यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब यही बात देखो कि इसके अंडाशय से एगो परागकण यहाँ पे मिल गया, तो जब मिल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और यही निषेचन क्या होता है? विकसित होकर के भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। जैसे कि आप इंसान में पढ़ेंगे तो जो भ्रूण बनता है वो उसमें क्या, वो बच्चा कहते हैं जब बाहर निकल जाता है, लेकिन यहाँ बच्चा नहीं, ये भ्रूण जो होगा वो क्या बनेगा? फल बनेगा। क्या बनेगा? फल बनेगा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया भाई। अब इसी में याद रखना, तो इसमें से एगो निकाल करके मान लेते हैं, इसमें एगो जो अंडाशय में जो अंडा आता है, तो एगो अंडा एगो परागकण से बना करके क्या बना? निषेचन किया, बाद में ये फल का रूप ले लिया विकसित होकर के। ठीक है, तो ये जो फल बना भाई, इस फल को भोजन कौन प्राप्त करेगा? तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्या गो होता है अंडाशय? अंडाशय तो एक ही है। अंडाशय में क्या गो अंडा? 3 गो। तो एगो तो काम कर लिया, अब बच गया शेष 2 गो। अब यही 2 गो क्या करेगा? एगो जो इधर बच गया है उसी से अपना काम करेगा, और जब दोनों मिलेगा, जो दोनों आई इससे मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? भ्रूणकोण बनेगा। और यही भ्रूणकोण क्या होगा? उसे जो फल इधर बना है उसको भोजन प्राप्त करे, भोजन देगा उसको कि और बढ़िया से फलो फूलो। ठीक है, बाद में देखेंगे तुम्हारा, है ना। तो ये आपने समझ लिया भाई। हाँ ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब ये न समझ कि कौथी देख रहे थे, रिकॉर्डिंग देख रहे थे कि रिकॉर्डिंग चालू है, कभी कभी नहीं चालू रहता है, दिमाग गर्म हो जाता है। 26 मिनट कुछ हुआ है। चलो, तो ये आपने समझ लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुष्प में 3 अंडा होता है। पुष्प में कितने? 3 अंडे, यहाँ पे वो भी मैंने दर्शा दिया था। तो ये चीज़ हमने आपको पुष्प के बारे में सारा चीज़ बता दिया। तो वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।